हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एसएससी जेईई अगर आपको क्रैक करना है तो ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए। तो हम जानते हैं कि एसएससी जेईई के एग्ज़ाम बहुत लोग देते हैं, लेकिन वो गलती क्या करते हैं, वो गलती करते हैं कि वो एसएससी के पीवाईक्यू तो लगाते हैं तो उसके बीच का कॉन्सेप्ट समझते नहीं है। तो इस वीडियो में हम एसएससी जेईई पीवाईक्यू के सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बनाएंगे, साथ ही साथ उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसकी ट्रिक जानेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट जानेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कल के लेक्चर में हमने 136 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिए थे। तो आज हम इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा, दिया है अ हाई वोल्टेज ओवरहेड लाइन विथ अ डिक्लेयर्ड वोल्टेज ऑफ 11 kV क्रॉसेस अ पब्लिक रोड according to Indian Electricity Rule 77. What is the minimum vertical clearance required from the ground for a wire that is not earthed? ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि 11 kV की लाइन के लिए जब वो लाइन रोड पब्लिक रोड को क्रॉस कर रही है तो उसके लिए मिनिमम कितनी हाइट बताई गई है ग्राउंड से, क्लियरेंस बताया गया है। तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। अगर आपकी लाइन जैसे आइए रूल 77 में क्या लिखा है, आइए जो रूल हमारा 77 है ये हमें बताता है कि हमारा ग्राउंड क्लियरेंस कितना हो। ठीक है, ये क्या बताता है, मिनिमम वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल वाला नहीं बताता, ये बताता है वर्टिकल मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस ऑफ द लोएस्ट कंडक्टर ऑफ ओवरहेड लाइन। ठीक है, ओ एच लिख देता हूँ। तो जैसे ये जैसे हमारी लाइन जा रही है यहाँ से 1 2 और 3 पे लाइन गई, तो यहाँ से जैसे ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ से कितना वर्टिकल डिस्टेंस है ये इसको बताता है। ये आपका बॉटम मोस्ट कंडक्टर है, या जो सबसे नीचे वाला कंडक्टर है जो आपका ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में सबसे ज़्यादा पास है, उसके बारे में वर्टिकल क्लियरेंस बताता है ये। ठीक है, तो आइए रूल 77 में कहा गया है कि अगर आपका हाई वोल्टेज मतलब 11 kV वाला है और वो पब्लिक लाइन को क्रॉस कर रहा है तो उसके लिए आपका मिनिमम डिस्टेंस जो रहेगा वो 6.1 मीटर रहेगा, 6.1 मीटर। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, 6.1 मीटर का है इसमें हाई वोल्टेज लाइन के लिए। और हमारी लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज, जो लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज लाइन है उनके लिए इसमें ग्राउंड क्लियरेंस की बात कही गई है और उसकी वैल्यू दी है इसमें 5.8 मीटर। अगर अगली बार एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन तो आप याद कर लीजिएगा, लो वोल्टेज और मिनिमम वोल्टेज के लिए 5.8 मीटर वर्टिकल क्लियरेंस और आपके हाई वोल्टेज के लिए 6.1 मीटर। तो ये रहा इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा आईई रूल से है। इसमें दिया है कि व्हाट डस आईई रूल 78 एड्रेस इन एन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, मतलब इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में आईई रूल 78 क्या बोल रहा है। देखो ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन दिए हैं द साइज ऑफ द मेन स्विच, बी दिया है द नंबर ऑफ लाइट बल्ब इन द रूम, सी दिया है द टाइप ऑफ फ्यूज टू बी यूज्ड और डी दिया है प्रिकॉशन अगेंस्ट एक्सेस लीकेज, मतलब लीकेज करंट के बारे में बताया गया है। तो हमारा जो आईई रूल 78 है तो ये हमें क्या बताता है, आईई रूल 78 ये हमें बताता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, लीकेज करंट आईएल के अगेंस्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। और इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी आईएल की वैल्यू जो इस रूल के हिसाब से दी गई है, जो लीकेज करंट की वैल्यू होनी चाहिए वो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लीकेज करंट की वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1/5000 टाइम्स ऑफ IM। जो हमारी मैक्सिमम करंट है उसकी ये 1/5000 टाइम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम ही होनी चाहिए, इक्वल टू और लेस देन इतनी होनी चाहिए। ठीक है, IL की वैल्यू मतलब लीकेज करंट की वैल्यू हमारी जो मेन करंट है उसका 1/5000 टाइम होना चाहिए, ये इसमें कहा गया है। बाकी इसके अलावा अगर आप आईई रूल 50 की बात करते हैं, एक ये भी इंपॉर्टेंट रूल है, कितने बार एग्जाम में आया है आईई रूल 50। तो आईई रूल 50 किसके बारे में बताता है, ये हमारे बताता है सप्लाई और एनर्जी के बारे में, कितनी सप्लाई होनी चाहिए और कितनी एनर्जी होनी चाहिए। तो ये सप्लाई और एनर्जी के बारे में डील करता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द अर्थिंग ग्रिड इन अ
सबस्टेशन इज प्राइमरीली डिजाइन टू कंट्रोल विच टू टाइप्स ऑफ डेंजरस पोटेंशियल। मतलब अर्थिंग ग्रिड सबस्टेशन में किस प्रमुख उद्देश्य के लिए यूज़ की जाती है और किस दो टाइप के वो पोटेंशियल से बचाती है। इसमें लिखा है वोल्टेज पोटेंशियल एंड करंट पोटेंशियल, बी दिया है टच पोटेंशियल एंड स्टेप पोटेंशियल, सी दिया है सर्ज पोटेंशियल और लाइटनिंग पोटेंशियल, डी दिया है फेज पोटेंशियल और न्यूटन पोटेंशियल। तो देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका ये अर्थिंग ग्रिड क्या होती है। अर्थिंग ग्रिड मतलब एक हमने ज़मीन के नीचे एक ऐसी मैट टाइप की बिछाई है जहाँ पर हमारे अर्थिंग की ग्रिड है। मतलब हमने कुछ अर्थिंग ऐसे सीरीज में आपके पैरेलल में करी है, कुछ अर्थिंग हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल में करी है, तो हमने एक ग्रिड टाइप की बनाई है। तो इसका जो मेन यूज़ होता है ये हमारा टच पोटेंशियल और स्टेप पोटेंशियल के बारे में बताती है। ठीक है, तो इसमें हम इसमें करते क्या है, हम अर्थिंग जो हमारी ग्रिड है इसको हम सब स्टेशन के नीचे बिछाते हैं ताकि हम वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उसकी सिक्योरिटी मतलब उनकी सेफ्टी को इंश्योर कर सके। बाकी स्टेप पोटेंशियल क्या होता है मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जो आपका स्टेप पोटेंशियल है SP शॉर्ट में लिख दिया मैंने, स्टेप पोटेंशियल है ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन जो वहाँ काम कर रहा है उस पर्सन के फीट में, उस पर्सन के पाँव के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कब, ड्यूरिंग फॉल्ट के टाइम का। फॉल्ट के टाइम में जो वहाँ पर्सन है उसके पाँव के बीच के फॉल्ट जो पाँव के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको नापता है। इसको बोलते हैं स्टेप और पोटेंशियल। स्टेप हम पाँव से चलते हैं ना, हर एक स्टेप, एक स्टेप दो स्टेप ऐसे करके, तो ये जो भी पर्सन वहाँ पर है उनके उसके पाँव के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन। और हमारा जो टच पोटेंशियल है, टच पोटेंशियल के बारे में बताता हूँ। टच पोटेंशियल TP ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ ग्राउंडेड मेटेलिक स्ट्रक्चर, जो हमने मेटेलिक स्ट्रक्चर को ग्राउंडेड कर रखा है उसके और पर्सन के फीट के बीच के पोटेंशियल को नापता है। ठीक है, ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B, टच पोटेंशियल और स्टेप पोटेंशियल। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हाउ इज़ द करंट कॉइल ऑफ एन एनर्जी मीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट। मतलब करंट कॉइल हमारे एनर्जी मीटर में कैसे कनेक्टेड रहती है। ऑप्शन A दिया है इन पैरेलल विद द सप्लाई, B दिया है इन सीरीज विद द सप्लाई, C दिया है इन पैरेलल विद द लोड और D दिया है इन सीरीज विद द वोल्टेज कॉइल। तो हमारी जो करंट कॉइल होती है वो करंट कॉइल हमेशा हमारे सीरीज में कनेक्ट रहती है लोड के। जो यहाँ पर हमारा लोड लगा है, जैसे ये मैंने IL लोड मान लिया, ये VL, इसके अक्रॉस वोल्टेज VL होगी और ये करंट IL होगी लोड में। ठीक है, तो हमारी जो करंट कॉइल है ये CC, ये हमेशा सीरीज में लगे रहेगी लोड के। तो लोड के साथ सीरीज में, और ये करंट जो फ्लो करेगी वो IC होगा और वही IL होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका B। इसके अलावा जो हमारी पोटेंशियल कॉइल है, पोटेंशियल कॉइल हमारी लगे रहती है पैरेलल में, किसके, लोड के साथ पैरेलल में। ये देखिए, ठीक है, तो लोड के साथ पैरेलल में रहती है हमारी पोटेंशियल कॉइल। जो हमारी करंट कॉइल होती है, ये जो मैं करंट कॉइल की बात कर रहा हूँ, ये करंट कॉइल में हमारी करंट पास होती है, लोड करंट पास होती है, मतलब हैवी करंट पास होती है, करंट की वैल्यू ज़्यादा रहती है। तो हम इसको कम, इसके टर्न कम बनाते हैं। मतलब हमारे इसमें टर्न के जो होते हैं करंट कॉइल में टर्न कम होते हैं और ये मोटे तार की बनाई जाती है। किसकी, थिक वायर, मोटे तार की। अब ताकि इसमें इजीली करंट पास हो जाए, जैसे फॉर्मूला होता है ना, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, मतलब हमें क्या चाहिए, ये R की वैल्यू कम चाहिए। जब R की वैल्यू कम होगी तभी तो करंट ज़्यादा फ्लो होगी। ठीक है, R की वैल्यू कम करने के लिए ये देखिए हम ये एरिया को बढ़ा सकते हैं। एरिया को बढ़ाएंगे कैसे, जब हम तार को मोटा बनाएंगे। ये तार को हम यहाँ से तार को ऐसा बनाएंगे, ये ऐसा मोटा। ठीक है, तार को जैसे हमने मोटा बनाया तो इसके लिए क्या किया हमने, एरिया को बढ़ा दिया। एरिया को बढ़ाया मतलब ये, ठीक है, थिक हो गया तार, और इसकी लेंथ को कम कर दिया। लेंथ को कैसे कम करेंगे, हम नंबर ऑफ टर्न को कम कर देंगे। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है तो इसकी लेंथ बढ़ गई, यहाँ पर लेंथ कम हो जाएगी नंबर ऑफ टर्न को कम करके। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो आपका करंट कॉइल की वाइंडिंग है उसको हम मोटे तार का बनाते हैं
और उसमें आपका क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू ज़्यादा रहती है ताकि रेजिस्टेंस कम हो जाए और हाई करंट इसमें से इजीली फ्लो हो जाए। जबकि हम पोटेंशियल कॉइल जो है हमारी पीसी, इसको हम ज़्यादा टर्न का बनाते हैं और यहाँ पर जो टर्न की वैल्यू है एन लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू हम करते हैं ज़्यादा, बाकी इसकी लेंथ भी बढ़ाते हैं ज़्यादा और एरिया इसका क्या हो जाए, कम हो जाए, ताकि इससे करंट कम फ्लो हो और ये पोटेंशियल नापे। ठीक है, और ये बहुत पतले तार का बनाते हैं, थिन वायर का, और ये थिक वायर का बनाते हैं सीसी। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कॉज ऑफ अ इंटरनल फॉल्ट इन अ ट्रांसफार्मर। मतलब ट्रांसफार्मर के केस में जो इंटरनल फॉल्ट क्या नहीं है, ऐसा ये पूछना चाह रहा है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन है अ वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड। देखिए, अगर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, ये अगर वाइंडिंग आपस में शॉर्ट सर्किट होगी तो ये इंटरनल फॉल्ट होता है, क्योंकि वाइंडिंग हमेशा ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर रहती है, तो ये इंटरनल फॉल्ट है। कोर हीटिंग, देखिए ट्रांसफार्मर की जो कोर है, अगर उसमें हीट बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे यहाँ पर लॉस बढ़ते हैं, लेकिन ये भी ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर ही रहती है, इसलिए ये भी क्या हो गया, एक इंटरनल फॉल्ट हो गया। थर्ड लिखा है फोर्थ लिखा है इंसुलेशन ब्रेकडाउन। जैसे हम इनके बीच में इंसुलेशन लगाते हैं, अगर इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो जाए फिर भी यहाँ पर हमारा ट्रांसफार्मर का इंटरनल फॉल्ट हो जाएगा, लेकिन ओवर लोडिंग जो है ये हमारा एक्सटर्नल फॉल्ट है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। जो आपका इंटरनल फॉल्ट होता है वो ट्रांसफार्मर के इनसाइड और ट्रांसफार्मर टैंक होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट। और जो एक्सटर्नल फॉल्ट होते हैं वो ट्रांसफार्मर के बाहर, जैसे ट्रांसमिशन लाइन वगैरह के कारण जो फॉल्ट ट्रांसफार्मर में होते हैं उसको हम ये बोलते हैं। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉल्ट इज मोस्ट कॉमन इन पावर सिस्टम। मतलब पावर सिस्टम में कौन सा जो आपका दोष है वो आमतौर में हो जाता है। ऑप्शन दिया है ए 3 फेज फॉल्ट, बी दिया है फेस टू फेस फॉल्ट, सी दिया है सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, और आपका डी दिया है डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो इसमें हमें बताना है कि किसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, हमारे जो आपका पावर सिस्टम है उसमें फॉल्ट जो होते हैं, फॉल्ट वो दो टाइप के होते हैं, एक सिमेट्रिकल फॉल्ट और एक अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट को मैंने एस एफ लिख दिया और अनसिमेट्रिकल को फॉल्ट को यू एफ लिख दिया। सिमेट्रिकल फॉल्ट में आता है हमारा 3 फेस फॉल्ट। कौन सा आता है? 3 फेस फॉल्ट। 3 फेस के अंदर दो टाइप के फॉल्ट होते हैं, एक आपका ट्रिपल एल फॉल्ट और एक होता है ट्रिपल एल जी फॉल्ट। ठीक है, मतलब ये लाइन टू लाइन, मतलब जब तीनों लाइन आपस में चिपक जाए, ये यहाँ पर से तीनों लाइन शॉर्ट हो जाए तो इसको बोलते हैं ट्रिपल लाइन फॉल्ट। और आपका जो सेकंड लिखा है मैंने, ये ट्रिपल एल जी फॉल्ट, मतलब तीनों लाइन आपस में चिपक तो जाए और साथ ही साथ ये ग्राउंड से भी कनेक्ट हो जाएगी, इसको बोलते हैं ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये एक सिमेट्रिकल फॉल्ट है, मतलब फॉल्ट से पहले और फॉल्ट के बाद इसमें जो हमारे आपका इनके बीच का फेज़र है, फेज़र की वैल्यू सेम रहती है। लेकिन अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, इसके अंदर हमारे जो 3 टाइप के फॉल्ट आते हैं वो है आपका लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, जिसको एल जी फॉल्ट बोलते हैं, या सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। एक आता है डबल एल फॉल्ट यानी लाइन टू लाइन फॉल्ट, और एक आता है डबल एल जी फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, तो हमारा जो मोस्ट कॉमन फॉल्ट है वो है आपका लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट सी। इसमें क्या होता है, हमारी जैसे 3 फेज लाइन है, इसमें से कोई भी एक फेज हमारा ग्राउंड से कनेक्ट हो जाए। अब ग्राउंड से कनेक्ट होने का मतलब या फिर इसमें लाइटनिंग स्ट्राइक आ जाए, बिजली गिरे, या फिर इसका इंसुलेशन फेलियर हो जाए, या फिर अगर पेड़ की अगर डाली भी इसमें कनेक्ट हो जाए क्योंकि पेड़ आपका ग्राउंड से कनेक्ट है, तब भी ये फॉल्ट आ जाता है। और आपको कितने बार ये पूछता है कि कितने % इसके चांसेस होते हैं आपके पावर सिस्टम में आने के, तो अप्रॉक्सीमेटली 80% होता है, 80%। और ये लीस्ट सीवियर होता है। और हमारा जो आपका 3 फेज फॉल्ट है, ये हमारा मोस्ट सीवियर फॉल्ट है, क्योंकि ये आता है तो हमारे सिस्टम में बहुत नुकसान करके जाते हैं, मोस्ट सीवियर फॉल्ट है। और इसके जो चांस होते हैं अकरेंस के, वो ओनली 5% होते हैं। ठीक है, तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इन अ सब स्टेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्शन स्कीम प्रोवाइड द फास्टेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल प्रोटेक्शन ऑफ फॉल्ट विद इन द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। मतलब ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में सबसे तेज, मतलब फास्टेस्ट और मोस्ट रिलायबल फॉल्ट प्रोटेक्शन कौन प्रदान करता है? ए दिया है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, बी दिया है अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, सी दिया है ओवर करंट रिले, और आपका डी दिया है डिस्टेंस रिले। तो डिस्टेंस रिले तो आपको वैसे ही बताना चाहिए, ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन में काम आती है, ट्रांसमिशन लाइन।
तो ये तो पहली गलत हो जाएगा। जो हमारा ओवर करंट रिले है, ओवर करंट रिले हमारा सेकेंडरी प्रोटेक्शन होता है या फिर बैकअप प्रोटेक्शन, इसको बैकअप भी लिख सकते हैं, बैकअप प्रोटेक्शन के काम आता है और ये स्लोइस होता है। ठीक है, जो हमारा अर्थ रिले प्रोटेक्शन है ये हमारा अर्थ फॉल्ट के टाइम में यूज होता है। बाकी जैसे हमारा ग्राउंड लीकेज होता है उस टाइम ये यूज होता है ग्राउंड लीकेज में। और जो हमारा लेकिन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है ये ट्रांसफार्मर का मेन प्रोटेक्शन होता है, ट्रांसफार्मर का मेन प्रोटेक्शन होता है। और ये आपका स्पीड इसकी फास्ट होती है और बहुत रिलायबल होता है, रिलायबल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब मैं थोड़ा इसके बारे में भी वो बता देता हूँ आपको कि ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन आपका क्या कैसे काम करता है। तो ये क्या करता है, जैसे जो हमारी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, ठीक है, इसमें ये आपका एंटरिंग करंट, जैसे आई ई लिख दिया, एंटरिंग करंट और लीविंग करंट, इसको मेज़र करता है, इन दोनों के डिफरेंस को। ये आई एल है, ये लीविंग, और एंटरिंग का ये लिख दिया। नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में आई ई जो एंटरिंग करंट है और लीविंग करंट है, ये दोनों का रेशियो बराबर होता है। लेकिन आपका फॉल्ट के टाइम में ये आई ई एंटरिंग करंट डज नॉट इक्वल टू लीविंग करंट। तो इस केस में ये क्या करता है, ये आपका एक सिग्नल भेजता है जिससे हमारा रिले सेंस हो जाती है और ये आगे सर्किट को ट्रिप कर देता है तुरंत। तो ये हमारा मोस्ट रिलायबल और फास्ट सिस्टम है ट्रांसफार्मर के लिए डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द टर्म अटेनुएशन मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल के संदर्भ में हमारा अटेनुएशन शब्द का मतलब क्या है? अटेनुएशन का मतलब जो सिंपल होता है वो होता है लॉस, ठीक है, मतलब हानि होना। तो ऑप्शन देखते हैं, इसमें दिया है द स्पीड एट विच सिग्नल ट्रेवल्स थ्रू द केबल। सेकंड दिया है द एबिलिटी ऑफ द केबल टू रजिस्ट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। सी दिया है द अमाउंट ऑफ पावर द केबल कैन सेफली हैंडल। और डी दिया है द लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ ओवर अ सर्टेन लेंथ ऑफ अ केबल। देखिए इसका डी आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अब मैं अटेन्यूएशन का मतलब थोड़ा आपको बता देता हूँ। अटेन्यूएशन जो होता है, जैसे कोई भी हमारा सिग्नल है, ठीक है, हमें उसको कोई एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। जैसे माना मैं बात कर रहा हूँ किसी एक जगह से और मुझे अपनी वॉइस को दूसरी जगह तक पहुँचाना है, तो हम सेलफोन या फिर कोई भी डिवाइस है जिसके थ्रू हम यहाँ से सिग्नल का ट्रांसमिट करते हैं। तो अटेन्यूएशन क्या होता है, जैसे हमने यहाँ से कोई सिग्नल भेजा, उसका एम्पलीट्यूड ये है और सिग्नल इस टाइप का है, ठीक है, माना साइन वेव का सिग्नल मैंने यहाँ से भेजा और ये इतनी दूर डिस्टेंस तक का पहुँचने में जितनी इसकी लेंथ है, इसमें कुछ ना कुछ सिग्नल के स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है, इसको अटेन्यूएशन बोलते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर तक आ गए, इस ड्यूरेशन में सिग्नल थोड़ा ऐसा हो गया, ये आगे जाके देखेंगे तो सिग्नल और ऐसे इसका डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे हम आपका सिग्नल को आगे बढ़ाते हैं, अटेन्यूएशन क्या करता है, उसके एम्पलीट्यूड को, अटेन्यूएशन से एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिग्नल डिक्रीज हो जाता है और साथ ही साथ जो सिग्नल में पावर है वो भी डिक्रीज हो जाती है या लॉस हो जाती है, सिग्नल की पावर भी लॉस हो जाती है। इसको हम बोलते हैं अटेन्यूएशन। किसी भी सिग्नल का एक लेंथ के साथ उसमें सिग्नल में परिवर्तन या उसमें सिग्नल में जो कमी आती है उसके पावर और एम्पलीट्यूड में, उसको ही हम बोलते हैं अटेन्यूएशन। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, ये भी कोएक्सियल केबल का ही है। इसमें दिया है अ कोएक्सियल केबल हैज़ अ वेलोसिटी फैक्टर वीएफ की वैल्यू दे दी इन्होंने 0.78। व्हाट लेंथ ऑफ द केबल इज रिक्वायर्ड टू हैव अ टोटल प्रोपोगेशन डिले ऑफ 500 नैनोसेकेंड। अज्यूम द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू खुद ही दे रखी है, ये हमें पता भी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें इसमें डिस्टेंस बतानी है और हमें इसमें दिया गया है वेलोसिटी फैक्टर वीएफ की वैल्यू, ठीक है, वेलोसिटी फैक्टर की वैल्यू दे दी इसमें 0.78। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी v इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं v, दोनों सेम नहीं लगे, v इज इक्वल टू वी एफ वेलोसिटी फैक्टर इंटू स्पीड ऑफ लाइट c। वेलोसिटी फैक्टर की वैल्यू है 0.78 और c मतलब स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.78 में, 8 × 24, 7 × 21, 22 23, तो ये 2.34 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड v की वैल्यू आ गई।
मतलब वेलोसिटी की वैल्यू इतनी आ गई। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, कितने यहाँ पर हमें निकालनी है, टोटल प्रोपोगेशन डिले के लिए हमारी केबल में लेंथ निकालनी है। तो लेंथ क्या होती है, लेंथ हो जाएगी वेलोसिटी, जितना हमारी वेलोसिटी है और कितने टाइम के लिए, इतने टाइम के लिए हमने इसको सप्लाई कर रखा है। तो वेलोसिटी की वैल्यू होगी 2.34 इंटू 10⁸ और इंटू जो आपकी टी की वैल्यू, देखिए टी की वैल्यू क्या है, टाइम दिया है 500 नैनो सेकेंड, नैनो मतलब 10⁻⁻9 मतलब 500 इंटू 10⁻⁻9। देखिए 10⁻⁻9 और -8, यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁻1 और यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, बाकी ये इनसे पूरा कट जाएगा। तो 2.34 इंटू 5 इंटू 50 के दुगने से थोड़ा सा ज़्यादा, 50 का दुगना होता है 100 और 100 से थोड़ा ज़्यादा होता है 117। तो इसका आंसर आ जाएगा 117 मीटर। ठीक है, तो ये आगे डिस्टेंस या लेंथ की वैल्यू। तो इसमें जो मेन फार्मूला है, एक आपका ये वेलोसिटी निकालने का, वेलोसिटी फैक्टर इंटू आपका स्पीड ऑफ लाइट, और दूसरा लेंथ निकालने का, लेंथ वेलोसिटी इंटू टाइम, ये टी है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट हैपन टू द लोड एंगल डेल्टा ऑफ एन ऑल्टरनेटर कनेक्टेड टू अ बस बार व्हेन इट्स रियल पावर आउटपुट इज इंक्रीज्ड। ठीक है, जब हम रियल पावर आउटपुट को इंक्रीज करते हैं तो हमारे डेल्टा में क्या होता है, ऑप्शन दिया है लोड एंगल जो डेल्टा है वो बिकम जीरो, या लोड एंगल डिक्रीजेस, लोड एंगल इंक्रीजेस, या लोड एंगल रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए, जो हमारा पावर का फार्मूला है, P इज इक्वल टू ई एफ एक्साइटेशन वोल्टेज इंटू टर्मिनल वोल्टेज वी टी, ई एफ वी टी अपॉन एक्सेस, एक्सेस क्या है, सिंक्रोनस इम्पीडेंस इंटू साइन ऑफ डेल्टा। यहाँ पर डेल्टा है हमारा लोड एंगल। तो देखिए अगर बाकी ये हमारा फार्मूला है और इसमें अगर ये चीज़ कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें ई एफ वी टी और एक्सेस के बारे में नहीं कहा है, तो हमारा पी जो है पावर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया साइन डेल्टा के। तो जैसे जैसे हम पावर को इंक्रीज के करेंगे हमारे साइन डेल्टा की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब यहाँ पर हम अगर पावर को इंक्रीज करेंगे, देखिए रियल पावर आउटपुट को हम इंक्रीज करेंगे तो उससे हमारी मैकेनिकल इनपुट पावर भी इंक्रीज हो जाएगी। मैकेनिकल इनपुट पावर के इंक्रीज होने से हमारा लोड एंगल डेल्टा की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंक्रीजेस, ये सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 147, इसमें लिखा है इन अ सर्वो मोटर द कंट्रोलर कंपेयर्स द कमांडेड पोजीशन टू द एक्चुअल पोजीशन फ्रॉम द एनकोडर टू जनरेट एन एरर सिग्नल। दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ। देखिए हमारी जो सर्वो मोटर होती है ना, ये सर्वो मोटर ये हमारे क्लोज लूप प्रिंसिपल पर काम करती है। किस में काम करती है, क्लोज लूप प्रिंसिपल पर। जैसे ये हमारा सिस्टम है सर्वो मोटर का, यहाँ से हमने इनपुट दिया और यहाँ से हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर से हम जो आउटपुट आता है, हम आउटपुट को यहाँ पर से सेंसर या एनकोडर के थ्रू कंपेयर करा के हम इसको वापस से यहाँ भेजते हैं सिग्नल के पास कंपैरेटर में। तो ये कंपेयर करता है आपका जो एक्चुअल सिग्नल है, जो हमारा आपका जो अभी एक्चुअल सिग्नल जो है और जो हमें डिज़ायर सिग्नल चाहिए उसके बीच में, इन दोनों के बीच में कंपेयर करके एरर सिग्नल जनरेट करता है। और ये क्लोज लूप के ऊपर काम करता है, तो मतलब जितनी एरर यहाँ पर आती है उसके हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट करके डिज़ायर्ड आउटपुट देता है। तो ये किस लूप पे काम करता है, देखिए ये है आपका फीडबैक कंट्रोल। यहाँ पर से जो हमारा आया हम उसको वापस फीडबैक करा रहे हैं इनपुट में, ताकि इसके बीच की एरर को कम कर सकें। तो ये हमारा फीडबैक कंट्रोल पर काम करती है सर्वो मोटर। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो इसमें दिया है द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इज अ स्टेटमेंट ऑफ। मतलब ये स्टेटमेंट किसका है, जिन्होंने कहा है हमारा, जिन्होंने कहा है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, मतलब एंड d∅/dt। ये स्टेटमेंट किसने कहा है, तो आपको पता होना चाहिए ये हमारा फैराडेस लॉ है।
आंसर हो जाएगा सी, फैराडे लॉ। फैराडे लॉ ने क्या कहा है, इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। देखिए ये है फ्लक्स, और ये फ्लक्स लिंकेज मतलब कितने नंबर ऑफ टर्न में हमारा फ्लक्स लिंकेज कर रहा है, उसको यहाँ पर फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमें क्या दिया है, लेंज लॉ। देखिए कितने लोग कंफ्यूज होते हैं कि लेंज लॉ और फैराडे लॉ में क्या है। देखिए लेंज लॉ में क्या होता है, लेंज लॉ जो है वो है ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। बाकी फॉर्मूला सब सेम है, इसमें सिर्फ एक माइनस आ गया। और ये माइनस क्यों आया, कि माइनस ये इंडिकेट करता है कि ये अपोज करता है अपने खुद कॉज का, जिस कॉज से ये खुद आपका ये इंड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये अपने ओन कॉज का अपोज करता है। तो ऐसा है लेंज लॉ ने कहा है, तो ये हमारा लेंज लॉ हो जाएगा, पहला लिख दिया हमने लेंज लॉ। बाकी ओम्स लॉ आपको पता है, V इज इक्वल टू आई आर। और एम्पियर्स लॉ भी बता देता हूँ मैं आपको। एम्पियर्स लॉ हम पढ़ते हैं EMFT वगैरह में, जहाँ पर होता है आपका B डॉट डी एल क्लोज लूप में, वो होता है आपका म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी दोस्तों, बने रहो मेरे साथ। थैंक यू सो मच।